हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। ये हमारी चल रही है राजस्थान ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है, जिसके अंतर्गत पहला पार्ट आपके अपलोड कर दिया गया है। किसका? राजस्थान के उद्योगों के बारे में हम पढ़ रहे थे। राजस्थान के उद्योगों के बारे में बात करें तो हमने जो हमारे कृषि आधारित उद्योग थे उनके बारे में पार्ट फर्स्ट के अंदर पढ़ लिया था। अब हम बात करेंगे खनिज आधारित उद्योगों के बारे में। राजस्थान के खनिज आधारित उद्योगों की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे सीमेंट उद्योग के बारे में, फिर कांच उद्योग के बारे में, फिर नमक उद्योग के बारे में, फिर संगमरमर और ग्रेनाइट उद्योग के बारे में बात करेंगे। तो राजस्थान में 4 खनिज आधारित उद्योग है, जिनके बारे में एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा राजस्थान में सीमेंट उद्योग, अर्थात सीमेंट इंडस्ट्री राजस्थान की। अब सीमेंट उद्योग की बात करें तो सीमेंट उद्योग के लिए कौन कौन से कच्चे उत्पाद की या कच्चे माल की जरूरत पड़ती है। तो कच्चे माल की बात करें, जिसको सोर्स भी कह सकते हैं, तो सीमेंट उद्योग के लिए हमारे सिलिका, जिप्सम, चूना पत्थर, इनकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। किसकी की? हमारे सिलिका, जिप्सम और चूना पत्थर है, इनकी हमारे कच्चे माल के रूप में आवश्यकता होती है। भारत की बात करें तो भारत में सीमेंट का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ किया जाता है? भारत में सीमेंट का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है हमारे राजस्थान में। फिर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सीमेंट का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? हमारे चित्तौड़गढ़ में होता है। तो आप ये याद रखेंगे। भारत की बात करें तो भारत में सीमेंट शहर किसे कहा जाता है? निम्बाहेड़ा को। और निम्बाहेड़ा कहाँ पड़ता है? हमारे चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में क्या पड़ता है? निम्बाहेड़ा। और निम्बाहेड़ा को क्या बोला जाता है? भारत का सीमेंट शहर, अर्थात सीमेंट सिटी ऑफ इंडिया। अब भारत की बात करें तो भारत में सीमेंट का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन से सीमेंट का किया जाता है? अल्ट्राटेक सीमेंट का। भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन किसका किया जाता है? अल्ट्राटेक सीमेंट का। सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। तो ये अल्ट्राटेक सीमेंट के तो आपने खूब सारे एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे, और पीले कलर की आती है। और अल्ट्राटेक सीमेंट ही शायद ही जो हमारे चेन्नई सुपर किंग्स के लोगों के अंदर आपको देखने को मिलेगी। फिर आते हैं आपके एक सीमेंट फैक्ट्री, कौन सी? एसीसी सीमेंट फैक्ट्री। अब आप सोच रहे होंगे बीच में एसीसी सीमेंट फैक्ट्री कहाँ से आ गई, लेकिन पहली बात तो करनी पड़ेगी। राजस्थान की पहली फैक्ट्री की बात करें तो कौन सी होगी? एसीसी सीमेंट फैक्ट्री। अब एसीसी का मतलब होता है एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी। एसीसी का पूरा नाम क्या होगा? एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी। अर्थात एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी की जो हमारी फैक्ट्री है उसकी स्थापना कहाँ की गई? हमारे लाखेरी बूंदी के अंदर। राजस्थान में जो लाखेरी बूंदी नामक स्थान है, वहाँ पे हमारे एसीसी अर्थात एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी की स्थापना की गई थी। नींव की बात करें तो राजस्थान में एसीसी सीमेंट फैक्ट्री की नींव 1912-13 में रखी गई थी, अर्थात हमारे आज़ादी से पहले इसकी नींव रख दी गई थी। स्थापना की बात करें तो राजस्थान में एसीसी सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना 1915 में की गई थी। नींव की बात करें 1912-13 में नींव डाली गई थी, 1915 के अंदर इसकी स्थापना कर दी गई थी। अब 1917 की बात करें तो एसीसी सीमेंट फैक्ट्री ने क्या किया था? उत्पादन करना शुरू कर दिया था। अब राजस्थान में जो एसीसी सीमेंट फैक्ट्री है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसकी स्थापना क्लिक निक्सन कंपनी के सहयोग से की गई थी। किसके सहयोग से? क्लिक निक्सन कंपनी के सहयोग से हमारे एसीसी सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना और उत्पादन किया गया था। अब बात करें एसीसी सीमेंट फैक्ट्री की, तो राजस्थान की पहली सीमेंट फैक्ट्री है ये। क्या? राजस्थान की पहली सीमेंट फैक्ट्री। अब राजस्थान के अंदर तो क्या काफ़ी सारी फैक्ट्रियाँ बन गई है। हम बात करें कौन कौन सी फैक्ट्रियाँ राजस्थान में काम कर रही है सीमेंट की। पहली हमारी एसीसी सीमेंट फैक्ट्री, जो हमारी कहाँ है? लाखेरी बूंदी में है। फिर आती है श्री राम सीमेंट फैक्ट्री, ये हमारी कोटा में। फिर मंगलम सीमेंट फैक्ट्री, ये मोडक कोटा में। अर्थात मंगलम सीमेंट फैक्ट्री को ही बिरला उत्तम सीमेंट भी कहा जाता है। किसको? मंगलम सीमेंट फैक्ट्री को ही बिरला उत्तम सीमेंट भी कहा जाता है। फिर आता है आपके जेके सीमेंट फैक्ट्री, ये निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में। कहाँ? निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में। फिर आती है आपकी अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री, ये हमारे चित्तौड़गढ़ में है। चेतक सीमेंट फैक्ट्री, ये हमारे कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। ये वैसे भी याद कर सकते हैं, चित्तौड़ में क्या महाराणा प्रताप है, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक। तो चेतक सीमेंट फैक्ट्री कहाँ होगी? चित्तौड़गढ़ में। फिर आपकी लाफार्ज सीमेंट फैक्ट्री, ये भी आपके चित्तौड़गढ़ में। वंडर सीमेंट, ये आर के नगर चित्तौड़ में। फिर आता है आपके जेके लक्ष्मी सीमेंट फैक्ट्री, ये आपके सिरोही में। बिनानी सीमेंट फैक्ट्री, ये आपके पिंडवाड़ा सिरोही के अंदर। फिर आगे आता है आपके अगली फैक्ट्री कौन सी है? बांगर सीमेंट फैक्ट्री। कौन सी? बांगर सीमेंट फैक्ट्री की बात करते हैं, ये पाली में है। अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री आपके राबड़ी आवास पाली में। आपके अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री का राबड़ी आवास पाली के अंदर। फिर आता अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री की एक और ब्रांच कहाँ है? मुंडवा नागौर के अंदर। जो मुंडवा मारवाड़ के जो हाईवे है उसके पास में है मुंडवा गांव, वहाँ पे क्या है? नागौर में। तो अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री है।
फिर श्री सीमेंट की बात करें तो ये हमारे ब्यावर अजमेर में है। ठीक है, ये फैक्ट्री कहाँ ब्यावर अजमेर में है। और श्री सीमेंट का मुख्यालय, आप यदि कभी आपने राजस्थान यूनिवर्सिटी देखी हो तो उसके जस्ट सामने श्री सीमेंट का मुख्यालय है। फिर आता है श्री सीमेंट फैक्ट्री, ये हमारे झुंझुनू के अंदर इसकी एक और ब्रांच श्री सीमेंट फैक्ट्री हमारे श्रीगंगानगर में भी है। एक आती है हमारे जयपुर सीमेंट फैक्ट्री। कहाँ जयपुर सीमेंट फैक्ट्री कहाँ है? सवाई माधोपुर में। तो आप ये याद रखना, नाम जयपुर है कहाँ? सवाई माधोपुर में। नाम जयपुर है लेकिन है कहाँ पे? सवाई माधोपुर में। तो जयपुर सीमेंट फैक्ट्री कहाँ पे? सवाई माधोपुर में। फिर आता है ग्रासिम सीमेंट फैक्ट्री। ग्रासिम जो बिरला सीमेंट का ही एक उत्पाद है, ग्रासिम उत्पाद बिरला का ही उत्पाद है। ये हमारे क्या कोटपुतली जयपुर के अंदर है। ग्रासिम सीमेंट फैक्ट्री क्या कोटपुतली जयपुर के अंदर है। अब बात करें, ये तो हमारी जो ब्लैक सीमेंट या जो स्लेटी सीमेंट होती है उसकी बात होगी। अब हम बात करेंगे किसकी? सफ़ेद सीमेंट की फैक्ट्री के बारे में। राजस्थान में कुल 3 वाइट सीमेंट की फैक्ट्री हैं। कौन कौन सी? एक तो अपने जेके वाइट सीमेंट फैक्ट्री है, एक बिरला वाइट सीमेंट फैक्ट्री और तीसरी भी जेके वाइट सीमेंट फैक्ट्री। तो तीनों है। पहले ही बात करें तो परीक्षा में एक बार पूछा गया था आरएस की प्री के अंदर ही, जो हमारे जेके वाइट सीमेंट फैक्ट्री की बात करें तो हमारे सफ़ेद सीमेंट की फैक्ट्री पहली बार कहाँ खोली गई थी? ये हमारे गोटन नागौर के अंदर। गोटन नागौर के अंदर हमारे वाइट सीमेंट की फैक्ट्री है। किसके द्वारा? जेके के द्वारा खोली गई थी, जिसे जेके वाइट सीमेंट फैक्ट्री कहते हैं। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1984। कब की गई थी? 1984 में। नागौर में जो जेके वाइट सीमेंट फैक्ट्री है भारत की पहली वाइट सीमेंट फैक्ट्री थी और ये फैक्ट्री राजस्थान की भी पहली वाइट सीमेंट फैक्ट्री है। दूसरी की बात करते हैं बिरला वाइट सीमेंट फैक्ट्री। ये खारिया खंगार जोधपुर के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ? खारिया खंगार जोधपुर में इसकी स्थापना की गई। और जोधपुर में जो बिरला वाइट सीमेंट फैक्ट्री है राजस्थान की दूसरी सीमेंट फैक्ट्री है। क्या? राजस्थान की दूसरी सीमेंट फैक्ट्री है अपनी जोधपुर वाली। फिर आती है आपकी कौन सी? जेके वाइट सीमेंट फैक्ट्री जो मांगरोल चित्तौड़गढ़ में। तीसरी वाइट सीमेंट फैक्ट्री कौन सी है? मांगरोल चित्तौड़गढ़ में, जिसकी स्थापना की गई थी। तो जेके वाइट सीमेंट फैक्ट्री कहाँ? राजस्थान के मांगरोल चित्तौड़गढ़ में मांगरोल नाम की जगह यहाँ पे खोली गई। तो इस तरह हमने सीमेंट फैक्ट्री के बारे में, सीमेंट उद्योग के बारे में बात कर ली। अब हम बात करेंगे राजस्थान के कांच उद्योग के बारे में। अर्थात ग्लास इंडस्ट्री है हमारी राजस्थान की, उसके बारे में बात करें। अब ग्लास की बात करें तो ग्लास किससे मिलकर बनेगा? कांच उद्योग के लिए हमें क्या? सिलिका रेत और सैंड, सिलिका रेत या सैंड की जरूरत पड़ेगी। साथ ही साथ सोडियम सल्फेट Na2SO4 और शोरा, इनसे जरूरत पड़ेगी। शोरा कहाँ से प्राप्त होता है? चीनी उद्योग से। जो हमारे श्रीगंगानगर शुगर मिल्स है यहाँ से हम शोरा प्राप्त करते हैं काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। राजस्थान में कांच उद्योग की बात करें तो इसका विकास सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ है? धौलपुर और अलवर में। जिसमें खास देखें तो धौलपुर के अंदर हमारे क्या कांच उद्योग का निर्माण हुआ है। किसका निर्माण हुआ? कांच उद्योग का निर्माण हुआ है। अब राजस्थान की कांच फैक्ट्री की बात करें, इसकी राजस्थान की कांच फैक्ट्री की बात करें तो कहाँ कहाँ हमारी कांच फैक्ट्री है, एक एक करके हम इनके बारे में बात करें तो ये पहली हमारी धौलपुर ग्लास फैक्ट्री, ये नाम में धौलपुर है तो होगी भी धौलपुर में। फिर आता है हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री, ये हमारे धौलपुर के अंदर। सेंट गोवन ग्लास फैक्ट्री, ये तो अब तो बंद हो गई लेकिन पहले ये कहाँ थी? भिवाड़ी अलवर के अंदर। फिर सेमकोर ग्लास फैक्ट्री, ये कहाँ है? कोटा के अंदर। फिर बात करें हम धौलपुर ग्लास फैक्ट्री की एक एक करके, तो धौलपुर ग्लास फैक्ट्री नाम में धौलपुर है, नाम में ही ग्लास है तो क्या होगा? ग्लास बनेगा धौलपुर के अंदर। फिर आता है हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री, ये हमारे धौलपुर राजस्थान के अंदर है और ये किसकी ब्रांच है? ये हमारे श्रीगंगानगर शुगर मिल्स की ही ब्रांच है। जो हमारे हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री है ये हमारे श्रीगंगानगर शुगर मिल्स की ब्रांच है। क्यों? क्योंकि श्रीगंगानगर शुगर मिल्स से क्या प्राप्त होता है? शोरा। अगली फैक्ट्री आती है हमारे सेंट गोवन ग्लास फैक्ट्री, ये हमारे के भिवाड़ी अलवर में। क्या? भिवाड़ी अलवर के अंदर है। फिर आता है सेमकोर ग्लास फैक्ट्री। सेमकोर ग्लास फैक्ट्री की बात करते हैं कोटा राजस्थान में, वर्तमान में इसको बंद कर रखा है। क्यों? पहले ये क्या करता थी? ये टीवी की जो पिक्चर ट्यूब्स होती है उनको बनाने का कार्य करती थी। पहले के यदि आपने टीवी देखे होंगे बड़े बड़े जिनकी स्क्रीन क्या कांच की होती थी और अंदर क्या लगा होता था? पिक्चर ट्यूब। पिक्चर ट्यूब क्या करता था? जो 3 कलर आते थे, 3 कलर को अलग अलग कलर में बांटने का कार्य करता था। तो अब तो क्या टीवी वैसे भी एलईडी, एलसीडी, ओएलईडी इस तरह से टीवी बनते जा रहे हैं, इसलिए पिक्चर ट्यूब की ज़रूरत नहीं है। तो इसी वजह से सेमकोर जो ग्लास फैक्ट्री है इसको बंद करना पड़ा। तो हमने ये उद्योग भी देख लिया। अब बात करेंगे तीसरा उद्योग हमारा नमक उद्योग। कौन सा? नमक उद्योग की बात करें। नमक उद्योग की बात करें तो कहाँ से निकलता है? ये हमारे महासागर का जल है, खारे पानी की झीलें, ये सब क्या होते हैं? नमक का स्रोत, अर्थात नमक इन्हीं से प्राप्त किया जाता है। या तो महासागर का पानी हो या फिर खारे पानी की झील हो, इनसे हम क्या करते हैं? नमक का उत्पादन करते हैं।
भारत की बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा नमक का उत्पादन कहाँ से किया जाता है? गुजरात से। दूसरी बात करें तो दूसरे स्थान पे हमारे क्या आता है? तमिलनाडु आता है। पहले स्थान पे गुजरात आता है, दूसरे स्थान पे तमिलनाडु आता है। अब बात करें गुजरात की तो इसके पास क्या है? अरब सागर। क्या है? अरब सागर है। तो यहाँ से हम ये नमक बना लेता है। साथ ही साथ तमिलनाडु, तमिलनाडु के पास क्या है? बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल है। तो यहाँ से तमिलनाडु नमक बना लेता है। अब राजस्थान के पास ना तो अरब सागर है, ना ही जो बंगाल की खाड़ी है। तो राजस्थान के पास क्या नमक बनाने के लिए क्या है? खारे पानी की झीलें। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि पहले स्थान पे तो हमारा गुजरात है, दूसरे स्थान पे तमिलनाडु है, तीसरे स्थान पे हमारे राजस्थान है नमक उत्पादन में। अब भारत में झीलों की बात करें तो झीलों से सबसे ज्यादा नमक उत्पादन कहाँ किया जाता है? हमारे राजस्थान के अंदर। केवल झीलों की बात करें तो हमारे इनलैंड झीलों की तो राजस्थान नंबर 1 पे आएगा, और ओवरऑल की बात करें तो राजस्थान तीसरे नंबर पे आएगा। अब राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में नमक का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ से किया जाता है? सांबर झील से। कहाँ से किया जाता है? सांबर झील से। अब राजस्थान में नमक उत्पादन के केंद्रों की बात करें तो राजस्थान में नमक उत्पादन कहाँ कहाँ से किया जाता है? हमारे सबसे पहले सांबर से किया जाता है। सांबर की बात करें तो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का उपक्रम है, पीएसयू है, हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड, उसके नियंत्रण में ये है, जो सांबर के अंदर नमक उत्पादन किया जाता है। और इसका हिस्सा कितना है? 60% है। जो हमारे सांबर से जितना भी नमक उत्पादन किया जाता है उसका हिस्सा कितना? 60% उत्पादन किया जाता है। हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड का हिस्सा इसमें 60% का है। फिर आता है अपने पचपदरा बाड़मेर। किसका? पचपदरा बाड़मेर का। तो पचपदरा बाड़मेर है। फिर आपके आता है डीडवाना नागौर। तो यहाँ से हम पचपदरा बाड़मेर की बात करते हैं, यहाँ शुद्ध नमक का उत्पादन किया जाता है, अर्थात लगभग 99% शुद्ध नमक पचपदरा बाड़मेर में। और डीडवाना नागौर की बात करें तो यहाँ पे क्या है? जो सोडियम सल्फेट नामक लवण का उत्पादन किया जाता है, जो क्या है? खाने वाला नमक नहीं होता है। सोडियम सल्फेट क्या होता है? खाने वाला नमक नहीं होता है, ये आप याद रखेंगे। फिर आता है जो ये सोडियम सल्फेट का उपयोग किस में किया जाता है? उर्वरक में किया जाता है। जो आपके उर्वरक उद्योग होता है ना उसके अंदर किया जाता है, फर्टिलाइजर्स के अंदर। फिर राजस्थान की एक कंपनी है राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स, ये हमारे डीडवाना नागौर के अंदर काम करती है। 1964 में बनाई गई थी। और ये क्या है? राजस्थान स्टेट का पीएसयू है। पीएसयू अर्थात पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जिसके पास कितना परसेंट शेयर होना चाहिए? कम से कम 51% शेयर होना चाहिए कंपनी का। तो वह उसके स्वामित्व वाली होगी, अर्थात इसकी 51% से ज़्यादा शेयर किसके पास है? राजस्थान सरकार के पास। किसके? राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स के। अब अगले उद्योग की बात करें, अगला उद्योग आता है हमारे संगमरमर और ग्रेनाइट उद्योग। कौन सा उद्योग है? ग्रेनाइट उद्योग और संगमरमर उद्योग। अब राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में संगमरमर का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ से किया जाता है? राजसमंद से। राजस्थान में संगमरमर का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ से किया जाता है? राजसमंद से। और राजस्थान में बात करें संगमरमर मंडी की तो अजमेर के जो किशनगढ़ जिला है और किशनगढ़ एरिया है, तो इस एरिया में क्या है? संगमरमर की मंडी लगती है। यदि किशनगढ़ जाने का मौका मिलेगा तो किशनगढ़ में क्या है? आपको प्रत्येक रोड पर क्या है? संगमरमर की दुकानें या मार्बल की दुकानें मिलेगी। तो इससे आप वहाँ पे क्या है? ऐसा आपको साफ लग जाएगा कि हम कहाँ आ गए? संगमरमर की मंडी में आ गए। राजस्थान ग्रेनाइट का उत्पादन किया कहाँ कहाँ से किया जाता है? जालोर, अजमेर, बाड़मेर, सिरोही, इन सब एरिया से क्या राजस्थान में ग्रेनाइट का उत्पादन किया जाता है। और जालोर को तो हम क्या बोलते हैं? राजस्थान की ग्रेनाइट सिटी भी कहते हैं। राजस्थान की ग्रेनाइट सिटी किसे कहा जाता है? जालोर को कहा जाता है। तो इस तरह हमने देख लिया खनिज आधारित उद्योग। अब बात करेंगे हम वन आधारित उद्योग। वनों से हम कौन कौन से खनिज कौन कौन से उद्योग चलाते हैं, कौन कौन से उद्योग इससे पनपते हैं, देखते हैं। सबसे पहला आता है हमारा कत्था उद्योग, फिर आता है हमारे बीड़ी उद्योग, फिर आती है हमारी शराब उद्योग। तो एक एक करके इनके बारे में देखें। सबसे पहला आता है कत्था उद्योग। कत्थे की बात करें तो ये हमारे जो खेर वृक्ष है, तो खेर वृक्ष की छाल से हम क्या करते हैं? कत्था का निर्माण करते हैं। राजस्थान में कत्था उद्योग सबसे ज़्यादा विकास कहाँ किया गया है? हमारे उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में। जो इसके जो कारीगर थे, तो ये कारीगर पहले महाराष्ट्र के अंदर थे, महाराष्ट्र से यहाँ आके बसे। तो कत्था उद्योग की बात करें तो ये खेर के वृक्ष की छाल से कत्था बनाते हैं। फिर आता है बीड़ी उद्योग। बीड़ी उद्योग की बात करें तो बीड़ी उद्योग में जो बीड़ी का जो पत्ता होता है, यदि आपने बीड़ी देखी है तो इसमें जो तंबाकू के चारों तरफ लपेट कर जो बीड़ी बनाई जाती है, तो जो पत्ता होता है वो उसको हम कहते हैं तेंदुपत्ता। क्या बोलते हैं? तेंदुपत्ता। और तेंदुपत्ते का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है, अर्थात यह किसी भी घर के अंदर नहीं उगाया जा सकता। साथ ही साथ जहाँ भी ये उगा हुआ होगा तो ये भारत राजस्थान सरकार की संपत्ति मानी जाएगी। राजस्थान में बीड़ी उद्योग की बात करते हैं सबसे ज़्यादा कहाँ है? ये टोंक के अंदर। टोंक को क्या किस लिए जाना जाता है?
हमारे नवाबों की नगरी के नाम से जाना जाता है। फिर राजस्थान में जो प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, हाड़ौती वाले क्षेत्र हैं, यहाँ पे बीड़ी उद्योग काफ़ी ज़्यादा पनपा है, अर्थात बीड़ी उद्योग के द्वारा अंदर यहाँ पे सबसे ज़्यादा रोजगार दिया जाता है। कौन कौन से एरिया हमारे? प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और हाड़ौती के जिले। और हाड़ौती में कौन कौन से जिले हैं? कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। कौन कौन से जिले हैं? कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। फिर आता है हमारे शराब उद्योग। अगला उद्योग कौन सा? शराब उद्योग। शराब उद्योग की हम बात करें तो राजस्थान के अंदर महुआ के जो पेड़ होते हैं उनके जो फूलों से हम क्या करते हैं? शराब का निर्माण करते हैं। राजस्थान में जो डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला एरिया है, तो यहाँ पे क्या है? प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ वाले एरिया में क्या होता है? जो हमारे महुआ वृक्ष है उसके फूलों से क्या करते हैं? शराब का निर्माण करते हैं। और राजस्थान में शराब निर्माण के लिए डूंगरपुर और बांसवाड़ा प्रसिद्ध है। अब महुआ की छाल से क्या औषधियाँ बनाई जाती है, लेकिन फूलों से क्या बनाई जाती है? शराब। हम और वन आधारित उद्योगों की बात करें तो हमारे जो चौहटन बाड़मेर है, कौन सा? चौहटन बाड़मेर में हमारे गोंद उत्पादन करते हैं। साथ ही साथ जो बांसवाड़ा, कोटा और उदयपुर वाले क्षेत्र है, कौन कौन से? उदयपुर, बांसवाड़ा, कोटा वाले क्षेत्र है। इन क्षेत्रों को टसर कार्यक्रम, हमारा टसर रेशम का कार्यक्रम है जहाँ सेरीकल्चर किया जाता है। तो इस कार्यक्रम में इन 3 जिलों को शामिल किया गया है, जिसमें क्या शहतूत के पत्तों पर क्या? शहतूत के पत्तों पर रेशम का उत्पादन किया जाता है। और टसर रेशम जो कार्यक्रम है 1986 से कार्य कर रहा है। स्वच्छ भारत का इरादा हमने कर लिया, आप भी स्वच्छ रहें और स्वच्छता को आगे बढ़ाएं। आगे बात करें हम राजस्थान में अभियांत्रिक उद्योग अर्थात जो इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है राजस्थान की, इसके बारे में बात करते हैं। राजस्थान में अभियांत्रिकी और तकनीकी उद्योग की बात करें तो हमारे कौन कौन से उद्योग कार्य कर रहे हैं? तो हमारे सबसे ज़्यादा विकास की बात करें तो राजस्थान में अभियांत्रिकी और तकनीकी उद्योग का सबसे ज़्यादा विकास कहाँ किया गया? हमारे जयपुर में, अलवर में और कोटा में। कोटा को तो औद्योगिक नगरी के नाम से या औद्योगिक जिले के रूप में जाना जाता है। अब बात करें राजस्थान के कौन कौन से उद्योग है, एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है नेशनल बियरिंग कंपनी, फिर इसको एनबीसी भी कहते हैं। फिर जयपुर मेटल्स, कैप्स्टन मीटर, राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स, मान इंडस्ट्रीज, इंस्ट्रूमेंटेशन, केबल इंडस्ट्रीज, हमारे जेके इलेक्ट्रॉनिक्स, फ्लोरस्पार उद्योग, सिमको फैक्ट्री जो हमारे भरतपुर के अंदर है, सिमको फैक्ट्री जो हमारे क्या है? भरतपुर के अंदर है। अशोक लीलैंड जो हमारे मोटर कारें क्या है? ये हमारे ट्रक्स और बड़े हैवी व्हीकल्स होते हैं, ये हमारे अशोक लीलैंड के द्वारा बनाए जाते हैं। फिर होंडा है, हीरो मोटोकॉर्प, तो ये हमारी फैक्ट्रियाँ हैं जो काम करती है किसके अंदर? इंजीनियरिंग उद्योग के अंदर। इनके बारे में एक एक करके हम बात करें। पहली आती है हमारी नेशनल बियरिंग कंपनी लिमिटेड। कौन सी? नेशनल बियरिंग कंपनी लिमिटेड, जिसको एनबीसी भी कहते हैं। तो ये स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जयपुर में की गई थी, राजस्थान की। क्या बनाती है? हमारे बेरिंग बनाती है। जैसे आपने मोटर देखते हैं, पंखा, कूलर, बहुत सारी, जैसे मोटरसाइकिल, साइकिल, ऐसी कोई भी मशीन नहीं है जो यांत्रिकी उपयोग में आती है और जहाँ पे बेरिंग का उपयोग ना हो। तो बेरिंग का उपयोग सभी जगह किया जाता है। तो ये बेरिंग की बात करें तो नेशनल बियरिंग कंपनी है, वहाँ पे बेरिंग का निर्माण किया जाता है। दूसरी कंपनी हमारी जयपुर मेटल्स। कौन सी? जयपुर मेटल्स। स्थापना की बात करें तो जयपुर राजस्थान में। और आपके जो जब विद्युत मीटर है, जितने भी आपके मीटर बनते हैं, जैसे आपने 200-250 रुपये के मीटर लेके आते हैं कमरों के, जब हमने रूम रेंट की बात करते हैं तो इसमें जो मीटर लगाए जाते हैं सब मीटर, तो ये हमारे कहाँ किसके होते हैं? जयपुर मीटर्स। अर्थात जयपुर मीटर की बात करें तो जयपुर मेटल्स की होते हैं, लेकिन हम इन्हें जयपुर मीटर कहते हैं। फिर आते हैं हमारे कैप्स्टन मीटर की बात करें तो इसकी फैक्ट्री कहाँ लगी हुई है? जयपुर राजस्थान में। और ये क्या करते हैं? कैप्स्टन मीटर को आप याद रखेंगे कि इससे क्या? पानी के मीटर बनाए जाते हैं। यहाँ पे क्या है? पानी के मीटर बनाए जाते हैं। फिर आता है अगला कैप्स्टन मीटर। ये ऐसा नहीं कि जयपुर में ही, ये हमारे पाली के अंदर भी है। तो वो ये नॉर्थ क्या? ईस्ट और वेस्ट दोनों को संभाल रखे। ईस्ट वाले क्षेत्र को जयपुर में और वेस्ट वाले क्षेत्र को क्या? पाली के अंदर। ये भी क्या करते हैं? पानी के मीटर बनाता है। अब राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स की फैक्ट्री हमारे जयपुर राजस्थान में, और क्या बनाते हैं? टीवी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? टीवी बनाते हैं। फिर आता है आपके मान इंडस्ट्रीज़। क्या था? मान इंडस्ट्री की बात करें जयपुर राजस्थान के अंदर इसकी फैक्ट्री है। लोहे के उत्पाद या टावर बनाता है। ये क्या करता है? लोहे के उत्पाद या टावर बनाता है। फिर बात करें इंस्ट्रूमेंटेशन की तो इसकी फैक्ट्री हमारे कोटा राजस्थान में। क्या? कोटा राजस्थान में। अब ये क्या करता है? भारी मशीनरी होती है, बड़ी बड़ी मशीनें, उनके निर्माण का कार्य करता है। फिर आता है केबल इंडस्ट्री। नाम में केबल है,
इसके नाम में क्या केबल है, तो क्या बनाएगी, केबल्स बनाएगी, तार बनाने का कार्य करती है। और यह है कहाँ पे, कोटा राजस्थान में। अगली हमारी जो कंपनी आती है वो है जेके इलेक्ट्रॉनिक्स। इसकी फैक्ट्री कहाँ पे, कोटा राजस्थान में। इसकी फैक्ट्री कहाँ पे, कोटा राजस्थान में। और क्या बनाता है, टीवी बनाने का कार्य करता है। क्या करता है, टीवी बनाने का कार्य करता है। अगला उद्योग आता है हमारा फ्लोर स्पार उद्योग। कौन सा, फ्लोर स्पार उद्योग। फ्लोर स्पार उद्योग की स्थापना की बात करें तो ये डूंगरपुर राजस्थान में इसकी फैक्ट्री लगी हुई है। कहाँ पे, डूंगरपुर राजस्थान में इसकी फैक्ट्री लगी हुई है। उत्पाद की बात करें तो क्या बनाता है, ये मशीनरी बनाता है। क्या बनाता है, मशीनरी बनाता है। अगली फैक्ट्री की बात करें तो हमारी क्या है, सिमको आता है। सिमको की बात करें तो सेंट्रल इंडिया मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड। यदि आप ट्रेन से यात्रा करते हैं या फिर आपने कभी यात्रा की है तो कभी भी आपने ट्रेन को यदि ध्यान से देखा हो तो जब उनके डब्बों को ध्यान से देखा होगा तो वो किसी न किसी फैक्ट्री के अंदर तो बने होंगे। अब कई बार तो आपने चित्तरंजन जो फैक्ट्री है उसके अंदर बने हुए देखे होंगे, लेकिन कई डिब्बों को आपने यहाँ देखा होगा सिमको के द्वारा बनाया गया है। और कहाँ पे, भरतपुर के अंदर। भरतपुर हमारे राजस्थान के अंदर ट्रेन के डिब्बे या फिर ट्रेन से संबंधित जो मशीनरी होती है उसका निर्माण किया जाता है। और ये क्या, सेंट्रल इंडिया मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। और ये भरतपुर के अंदर है। कहाँ पे, भरतपुर के अंदर। लेकिन ये गलती से यहाँ कोटा लिखा आ गया तो ये गलत है, यहाँ कोटा नहीं आएगा। ये हमारे क्या है, भरतपुर राजस्थान में। अब यहाँ पे क्या निर्माण किया जाता है, तो रेलवे के डिब्बे, जो रेलवे के डिब्बे हैं उनको निर्माण किया जाता है। कई बार ये तो आप, कई बार आपने देखा होगा जो ये होते हैं ना मालगाड़ी के डब्बे, तो मालगाड़ी के डब्बे तो उनके ऊपर तो साफ साफ भी कई में लिखा होता है, क्योंकि सारे तो बनेंगे नहीं लेकिन कुछ तो बनते ही। 1975 में इसको स्थापना की गई थी। 2000 में इसको बनाना बंद कर दिया था। तो यहाँ पे रेल के डिब्बे बनने बंद हो गए थे, लेकिन 2008 से दोबारा से इसको कांग्रेस काल में शुरू कर दिया गया। अब भरतपुर की बात करें तो भरतपुर जो सिमको कारखाना है ये क्या है, केंद्र सरकार का है। क्या, केंद्र सरकार का उपक्रम। आगे आता है आपके अशोक लीलैंड। अशोक लीलैंड क्या करता है, मोटर गाड़ियाँ बनाता है, ऑटोमोबाइल्स बनाता है। बड़ी बड़ी जो ट्रक्स होते हैं जो आपके ट्रांसपोर्ट का कार्य करते हैं, ठीक है, लॉजिस्टिक्स का कार्य करते हैं, तो उसके अंदर जो ट्रक्स काम आते हैं वो अशोक लीलैंड के काम ट्रक होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा चलते हैं। राजस्थान में तो काफ़ी ज़्यादा अशोक लीलैंड के ट्रक चलते हैं। फिर आता होंडा। होंडा की जो फैक्ट्री है खुशखेड़ा अलवर में। कहाँ पे, खुशखेड़ा अलवर के अंदर होंडा की फैक्ट्री है। फिर बात करते हैं क्या कार्य करता है, होंडा मोटरसाइकिलें बनाता है। मोटरसाइकिल तो आपने, होंडा की मोटरसाइकिल तो आपने देखी होगी, होंडा स्प्लेंडर प्लस सबसे ज़्यादा दहेज की गाड़ी मानी जाती है। शादी का सीजन है इसी वजह से सबसे ज़्यादा बिकती भी यही है और दहेज के रूप में यही गाड़ी आती है। कौन सी, होंडा स्प्लेंडर प्लस। फिर आता है हीरो मोटरकॉर्प। हीरो मोटरकॉर्प की बात करें तो कुकस जयपुर के अंदर इसकी फैक्ट्री लगी हुई है। और जो मोटर गाड़ी की बात करें तो क्या बनाती है, मोटरसाइकिलें भी बनाती है, मोटर कारें भी बनाती है। क्या, मोटरसाइकिल और मोटर कारें दोनों का निर्माण करता है हीरो मोटरकॉर्प। तो कहाँ पे, कुकस जयपुर के अंदर इसकी फैक्ट्री है। फिर आगे आता है आपके हीरो मोटरकॉर्प। एक और है, इसकी एक और फैक्ट्री हमारे नीमराना अलवर में लगाई गई है। कहाँ पे, नीमराना अलवर के अंदर इसकी एक और फैक्ट्री लगाई गई है। और ये भी क्या करती है, मोटर गाड़ी का निर्माण करती है। फिर आगे बात करते हैं हम अगला उद्योग। अगला उद्योग हमारा रासायनिक और उर्वरक उद्योग। कौन सा, रासायनिक और उर्वरक उद्योग की बात करें तो इसका आधार क्या है, हमारे रासायनिक और उर्वरक उद्योग के आधार हमारे पोटास, जिप्सम, जस्ता, रॉक फास्फेट, पायराइट, सोडियम सल्फेट, ये सब क्या है हमारे इसके सोर्स है। अर्थात इन्हीं से मिला के हम क्या करते हैं, उर्वरक उद्योग का निर्माण करते हैं। अब राजस्थान के प्रमुख जो रासायनिक और उर्वरक उद्योग है उनकी बात करें तो पहला आता है हमारे चंबल फर्टिलाइजर्स, जो यहाँ पे कहाँ है, गडेपान कोटा के अंदर। परीक्षा में एक बार पूछा गया था जो हमारे फर्टिलाइजर्स से संबंधित कौन सा क्षेत्र है, तो हमारे गडेपान कोटा इसका उत्तर था। ये हमारे लेक्चरार के जो एग्जाम हुए थे कॉलेज लेक्चरार के, तो उसके अंदर पूछा गया था। फिर आता डीएपी उर्वरक उद्योग। ये डीएपी मतलब डाई अमोनियम फास्फेट। डीएपी का मतलब होता है डाई अमोनियम फास्फेट, तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है। तो कपासन जो हमारे चित्तौड़गढ़ में है इसके अंदर इसकी फैक्ट्री लगी हुई है। इससे क्या है, राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री भी कहते हैं किसको, डीएपी उर्वरक उद्योग को। फिर आता है राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स। तो हमारे डीडवाना नागौर के अंदर है। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स क्या है, डीडवाना नागौर के अंदर है। और यहाँ से सोडियम सल्फेट का उत्पादन होता है। किसका, सोडियम सल्फेट का उत्पादन होता है हमारे राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स से। कहाँ पे, डीडवाना नागौर से। अगला आता है आपका पायराइट उर्वरक उद्योग। ये आपके सलादीपुरा जो सीकर है यहाँ पे पायराइट उर्वरक उद्योग लगाया गया है।
फिर आता है आपका रॉक फास्फेट उर्वरक उद्योग, ये हमारे उदयपुर में, और मोदी उर्वरक उद्योग का अलवर में। तो इस तरह हमने देख लिया बहुत सारे उर्वरक उद्योग। अब बात करते हैं हम स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। उद्योगों का वर्गीकरण देख रहे थे, तो अब बात करेंगे किसका, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के वर्गीकरण की, अर्थात क्लासिफिकेशन देखेंगे किसके आधार पर, बेसिस ऑफ ऑनरशिप। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में, 3 भागों में बांटा जाता है स्वामित्व के आधार पर। एक तो हमारे व्यक्तिगत अधिकार हो तो इसका, तो उसे निजी क्षेत्र का उद्योग कहेंगे। सरकार का अधिकार हो तो उसे सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग, अर्थात पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री। और सरकार और निजी दोनों मिलकर काम करेंगे उसे क्या कहेंगे, सहकारी क्षेत्र के उद्योग। जहाँ सरकार और निजी दोनों मिलकर काम करेंगे उसे क्या कहेंगे, सहकारी क्षेत्र के उद्योग कहेंगे। तो आगे हम बात करें इनके एक एक करके। तो फिर बात करेंगे किसका, जिला उद्योग केंद्र की। किसकी, जिला उद्योग केंद्र की बात करें तो राजस्थान में जिला उद्योग केंद्र की स्थापना औद्योगिक विकास के लिए की जाती है। किस के लिए की जाती है, औद्योगिक विकास के लिए जिला उद्योग केंद्र की स्थापना की जाती है। और राजस्थान में कितने काम करते हैं जिला उद्योग केंद्र, 36। कितने, 36 केंद्र काम करते हैं। और उपकेंद्रों की बात करें तो राजस्थान में 8 जिला उद्योग उपकेंद्र है। कितने, जिला उद्योग उपकेंद्रों की संख्या कितनी है, 8 है। तो केंद्रों की संख्या तो हमारे 36 है और उपकेंद्रों की संख्या कितनी है, 8 है। आगे आता है आपके राजस्थान के औद्योगिक निर्यात। आप किन किन चीज़ों, राजस्थान से कौन कौन सी चीज़ों का निर्यात किया जाता है, ये चीज़ें क्या है, राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे है उसके अंदर अपडेट की जाती है। हर बार जब भी इकोनॉमिक सर्वे आएगा तो आप इस चीज़ को अपडेट किया कीजिए। जैसे राजस्थान में इंजीनियरिंग वस्तुएँ, वस्त्र जिसको टेक्सटाइल कहते हैं, मेटल्स जैसे कि आपके लोह धातु, अलोह धातु, हस्त आधारित उद्योग जैसे हस्तकला वाले, जैसे हैंडीक्राफ्ट्स है, रासायनिक और संबंधित उद्योग है। तो ये वाले उद्योग क्या है, इसके अंदर शामिल होते हैं। इनको ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, ETMHC। ई से हमारे इंजीनियरिंग आता है, टी से हमारे टेक्सटाइल, एम से हमारे मेटल, एस से हैंडीक्राफ्ट और सी से केमिकल। तो ये क्रम क्या है, कभी कभी चेंज होता रहता है, लेकिन ये ही क्रम में होती तो 5 चीज़ें, लेकिन इनका क्रम आगे पीछे होता रहता है। तो जिस वर्ष आप परीक्षा दे रहे हैं तो उस वर्ष के जो इकोनॉमिक सर्वे है उससे आप इसका मिलान करके देख लें। अब बात करते हैं हमारे राजस्थान में जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग है वो कौन कौन से। राजस्थान के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों की बात करें तो सार्वजनिक क्षेत्र उद्योगों में 2 प्रकार के उद्योग होते हैं। एक तो हमारे केंद्र सरकार के उद्योग, एक हमारे राज्य सरकार के उद्योग। केंद्र सरकार के जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग है ये तो टोटल 7 है, और राज्य सरकार की बात करें तो ये कितने, 23 है। तो आप देख सकते हैं, तो केंद्र सरकार के हमारे 7 है और राज्य सरकार के कितने, 23 है। अब केंद्र सरकार के उद्योगों के बारे में बात करें तो कौन कौन से उद्योग है। पहला हमारे हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है, फिर हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड, HCL, HSL, हिंदुस्तान मशीन टूल्स जिसको HMT कहते हैं। पहले आपने HMT की खूब घड़ियाँ देखी थी, ये हमारे अजमेर में था। फिर हमारे हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, फिर मॉडर्न बेकरी, फिर राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, फिर इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड। तो हमारे केंद्र सरकार के जो PSU है जो राजस्थान के अंदर कार्य करते हैं तो वो है 7। एक एक करके इनके बारे में देखते हैं। पहला आता है हमारे हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। कौन सा, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जिसको HCL भी कहते हैं। स्थिति की बात करते हैं, हमारे खेतड़ी झुंझुनू के अंदर इसकी स्थिति है, अर्थात इसका निर्माण या फैक्ट्री लगाई गई है। स्थापना की बात करते हैं 1967 में इसकी स्थापना की गई थी। फिर आगे बात करें हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड की, तो हमारे जयपुर राजस्थान में इसकी स्थिति है। 1964 में इसकी स्थापना की गई थी। और जो हमारे उत्तरी अरावली है उसमें इसकी स्थापना की गई थी हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड की। तो हमारे सांभर है, तो सांभर के अंदर इसका 60% से ज़्यादा हिस्सा है। किसका, हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड का 60% से ज़्यादा हिस्सा जो हमारे सांभर झील है उसके अंदर है। फिर आता है HMT की बात करें तो ये हमारे 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी, HMT की है। तो 1967 में इसकी स्थापना हुई अजमेर राजस्थान में। तो ये मशीनरी का काम करती थी। और ये कहाँ पे, मध्य अरावली अर्थात जो अजमेर या फिर जो हमारा मेरवाड़ा वाला क्षेत्र है तो इस क्षेत्र में इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन वर्तमान में इसको बंद कर दिए, क्यों, क्योंकि HMT की गाड़ियाँ अब बिकती नहीं है। सारी गाड़ियाँ कौन सी, टाइटन की बिक रही है। तो आप देख सकते हैं ये तो मजाक है। आगे बात करें हम हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की। किसकी, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की बात करें तो स्थिति की बात करें तो ये देवबारी उदयपुर में इसकी स्थिति है। 1966 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। किसकी, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड राजस्थान के दक्षिणी अरावली में, कहाँ पे, दक्षिणी अरावली में हमारी जिंक लिमिटेड है।
मॉडर्न बेकरी की बात करते हो, ये हमारे जयपुर राजस्थान के अंदर इसकी स्थापना की गई थी, किसकी, मॉडर्न बेकरी की। और मॉडर्न बेकरी क्या है, राजस्थान में उत्तरी अरावली में, यहाँ पे उत्तरी अरावली में। फिर हमारी कंपनी आती है राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स कंपनी। कौन सी, राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स कंपनी की बात करें तो जयपुर राजस्थान में इसकी स्थापना है। और ये जो कंपनी है ये राजस्थान में उत्तरी अरावली में, कहाँ पे, उत्तरी अरावली में। उत्तरी अरावली में हमारा कौन सा क्षेत्र आता है, ये हमारे अलवर और जयपुर झुंझुनू ये वाले क्षेत्र है, दौसा, तो ये वाले उत्तरी अरावली के क्षेत्र आते हैं। फिर आता है हमारे इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड। कौन सा, इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड की बात करें तो ये हमारे कोटा राजस्थान में, इसकी फैक्ट्री कहाँ है, कोटा राजस्थान में। इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड की बात करें तो हाल ही के वर्षों में इसको बंद कर दिया गया है। तो हमने केंद्र सरकार के उद्योगों के बारे में बात कर ली। अब बात करेंगे राजस्थान सरकार के जो PSU है, या सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग है, उनके बारे में बात करें तो टोटल कितने, ये 23 है। राजस्थान में टोटल कितने हैं, 23 है। अब इनको दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। जो हमारे PSU है राजस्थान के, तो उनके क्या करेंगे, दो भागों में बांट कर पढ़ेंगे। एक तो हमारे जो वैधानिक बोर्ड अर्थात स्टेटूटरी बोर्ड है, इनकी संख्या तो 6 है। दूसरे हमारे जो कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत जिनको रजिस्टर किया गया है, अपडेट किया गया है 2013 के अंतर्गत, तो वे कंपनियां, तो इसके अंदर उनको शामिल किया गया है। क्योंकि इनकी संख्या कितनी है, 17। तो दोनों के मिलाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 23। अब बात करें वैधानिक बोर्डों की, तो इनकी संख्या कितनी है, 6। 6 की बात करें तो पहला आता है हमारा राजस्थान राज्य वित्त निगम, जिसको RFC कहते हैं। फिर हमारा राजस्थान राज्य कृषि भंडारण निगम। फिर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जिसको RSRTC कहते हैं, रोडवेज। राजस्थान आवासन बोर्ड, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड। फिर आता है आपके राजस्थान राज्य भूमि विकास बोर्ड। तो इस प्रकार ये 6 बोर्ड है। तो 6 बोर्डों को आपने देख लिया। आप इन सबको लिख लिख के याद करें, कॉपी पेन और साथ में लेके बैठे, बार बार रिवीजन करें, तभी ये चीज़ें याद होगी। केवल देखने से ये चीज़ें याद नहीं होती है। पहला आता है आपके राजस्थान राज्य वित्त निगम। इसके बारे में अधिक जानकारी आपको जो आपके इकोनॉमिक सर्वे है उसके अंदर दी गई है। स्थापना की बात करें तो स्थापना इसकी 1955 में की गई थी। कब, इसकी स्थापना 1955 में की गई थी, जयपुर राजस्थान में। कहाँ की गई थी, जयपुर राजस्थान में इसकी स्थापना की गई थी। फिर आता है आपके राजस्थान राज्य कृषि भंडारण निगम। क्या, राजस्थान राज्य कृषि भंडारण निगम की बात करें, जिसे RSWC कहते हैं। तो हमारे जयपुर राजस्थान के अंदर जो हमारे दुर्लभ जी हॉस्पिटल है, जस्ट उसके बगल में इसका मुख्यालय जो हमारा JDA का ऑफिस है और दुर्लभ जी हॉस्पिटल है, इन दोनों के बीच में क्या है, हमारे RSWC अर्थात राजस्थान राज्य कृषि भंडारण निगम है, इसका मुख्यालय है। और इसकी स्थापना कब की गई थी, 1957 में। और ये क्या करता है, ये तो आप वैसे भी समझ सकते हैं, जो किसान होते हैं तो किसानों की जो फसल होती है तो उसको भंडारित करने का कार्य करते हैं। फिर आगे बात करते हैं राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम। स्थापना की बात करते हैं 1 अक्टूबर 1964 को इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ, जयपुर में। जयपुर में आपके जो अजमेर पुलिया है, अजमेर पुलिया के पास में इसका ऑफिस है RSRTC का। कहती है आपको शादी ब्याह के अंदर बसों की बुकिंग करानी तो वहीं जाके करानी पड़ेगी। फिर आता है राजस्थान आवासन मंडल। क्या, राजस्थान आवासन मंडल, जिसको हाउसिंग बोर्ड भी कहते हैं, ये इसने काफ़ी ज़्यादा कार्य किया। हाल ही के वर्षों में क्या है, काफ़ी ज़्यादा कार्य किया है। जैसे हमारे जयपुर चौपाटी है, कोचिंग हब है, तो इन सब का निर्माण करने का कार्य क्या है, राजस्थान आवासन मंडल के द्वारा किया जा रहा है। और राजस्थान आवासन मंडल को अवार्ड भी काफ़ी दिए गए हैं। जयपुर में यदि आप विधानसभा के पास जाएंगे तो विधानसभा के पास में राजस्थान हाउसिंग बोर्ड का ऑफिस है। इसकी स्थापना 1970 में की गई थी। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की बात करें तो इसकी स्थापना 1974 में की गई थी। और ये कहाँ, जयपुर राजस्थान में इसका मुख्यालय है। फिर राजस्थान राज्य भूमि विकास बोर्ड की बात करें तो इसका मुख्यालय भी हमारे जयपुर राजस्थान में। स्थापना कब की गई थी, 1975 में। 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। तो इस तरह हमने 6 ऑफिस देख लिए जो हमारे क्या बोर्डों के अंदर आते हैं। अब बात करते हैं जो कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत आते हैं, PSU राजस्थान की, उनकी संख्या कितनी है, 17। तो ये हमारे 1956 के अंदर जिसको पंजीकृत किया गया है। तो हम पूरे तो नहीं देखेंगे लेकिन इम्पोर्टेंट देख लेते हैं कौन कौन से हैं। और इनके टोटल संख्या कितनी है, 17 है। इंपॉर्टेंट कौन कौन से, जैसे राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड, ठीक है। कौन कौन सी, राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड RSML। फिर आता है जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। फिर तीसरा आता है जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। तो ये क्या है, 17 है टोटल। तो 17 तो पूरे तो नहीं पड़ेंगे लेकिन कुछ खास खास देख रहे हैं। अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड। कौन कौन सा, राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड।
जिसको रील भी कहते हैं। ये वैसे नवरत्न है इस टाइम। राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड, कौन सा? राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड की बात करें तो इसका मुख्यालय उदयपुर राजस्थान में। कहाँ? उदयपुर राजस्थान में। स्थापना की बात करें तो 1974 में की गई थी। फिर आता जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर राजस्थान में इसकी स्थित है। और इसके अंतर्गत कितने आते हैं? 10 जिले आते हैं। लेकिन अब 10 जिलों से ये जिले बढ़ गए हैं। जैसे आपके बाड़मेर का बालोतरा जिला है, जोधपुर ग्रामीण वाला एरिया है, फलोदी जोधपुर वाला एरिया है, जो आपके अनूपगढ़ वाला क्षेत्र है, और जालोर को से काट कर हमारे सांचौर वाला क्षेत्र बनाया गया है, नागौर से काट कर जो आपके डीडवाना कुचामन वाला क्षेत्र बनाया गया है। तो इन क्षेत्रों के अंदर भी विद्युत का वितरण कौन करता है? जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। फिर आपके ये जयपुर, अगला कौन सा था? जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। तो पहले क्या इसके अंदर 12 जिले आते थे। पहले कितने आते थे? 12 जिले आते थे। लेकिन अब इसके अंदर जिलों की संख्या बढ़ गई है। जैसे जयपुर के अंदर जयपुर ग्रामीण आ गया है, दुद्दू आ गया है, अलवर का खेरतल तिजारा आ गया है, ब्यावर वाला क्षेत्र आ गया है, कोटपुतली वाला क्षेत्र। तो इस तरह क्षेत्रों की संख्या बढ़ गई है। और वर्तमान में ये क्या अपडेटेड सरकार के द्वारा किसी भी चीज़ को, कोई सी पुस्तक नहीं छापी गई जहाँ से इनको अपडेट किया जा सके। आगे बात करें हम तो ये जयपुर राजस्थान के अंदर इसका मेन ऑफिस है। और इसके अंतर्गत राजस्थान के 12 से ज़्यादा जिले आते हैं अब तो आप इस चीज़ का मेंशन ना करें। फिर आगे आता है अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। इसका मुख्यालय हमारे अजमेर में, और इसमें 11 से ज़्यादा जिले आ रहे हैं। हमारे ईस्ट वाले जितने भी जिले हैं, ईस्ट और साउथ वाले, तो ये जिले इसके अंतर्गत आते हैं। अगली कंपनी आती है हमारे राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड। कौन सी? राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड की बात करें तो इसका मुख्यालय क्या है? कनकपुरा जयपुर में। कहाँ पे? कनकपुरा जयपुर में इसका मुख्यालय। कार्य की बात करें तो नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों का निर्माण करता है। जैसे सोलर होती है, हमारे विंड होती है, तो ये जो एनर्जी उपकरण होते हैं इनका निर्माण होता है। राजस्थान सरकार के लिए सॉफ्टवेयर निर्माण का कार्य भी यहाँ पे किया जाता है। 1997 में सार्वजनिक उद्यम विभाग उद्योग मंत्रालय ने क्या किया था? REIL, इसको क्या किया था? मिनी रत्न का दर्जा दिया गया था। इसको क्या कर दिया गया था? मिनी रत्न का दर्जा दे दिया गया था। किसको? REIL। REIL का मतलब होता है राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड। इसको क्या? मिनी रत्न का दर्जा दिया गया था। तो आगे बात करें हम और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें उनके बारे में बात करें तो राजस्थान में कुल विद्युत वितरण निगम वितरण वाले कितने हैं? 3 हमारे। एक तो जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, एक हमारे जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, और एक आता है हमारा अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। तो विद्युत वितरण निगम लिमिटेड भी आप देख सकते हैं। फिर राजस्थान के औद्योगिक पार्कों की बात करते हैं तो राजस्थान में बहुत सारे औद्योगिक पार्क हैं। आप इनको लिख लिख के याद करेंगे तभी जाके ये याद होंगे। पहला आता है आपके राजस्थान के औद्योगिक पार्क। तो राजस्थान के औद्योगिक पार्क में आता है सबसे पहला जेट्रो पार्क। जेट्रो मतलब जापान एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा? जापान एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे जेट्रो पार्क कहते हैं। फिर आता है आपके कोटरा पार्क। कोटरा मतलब कोरिया ट्रेड इन्वेस्टमेंट एजेंसी। क्या? कोरिया ट्रेड और इन्वेस्टमेंट एजेंसी कोटरा पार्क। ये तो राजस्थान में केवल एक ही है, कोटरा पार्क। फिर आता है आपका सिरेमिक जोन, होजरी पार्क, पुष्प पार्क, ऑटोमोबाइल पार्क, अपैरल पार्क, सॉफ्टवेयर पार्क। जो आप क्या था? अपैरल पार्क, सॉफ्टवेयर पार्क। ये REIL हमारे कनकपुरा जयपुर के अंदर है ये। फिर हमारे सूचना प्रौद्योगिकी पार्क, IT पार्क, स्टोन पार्क, मसाला पार्क, एग्रो फूड पार्क और मेगा एग्रो फूड पार्क। तो इस तरह बहुत सारे फूड पार्क, ये पार्क्स। सबसे पहला आता है हमारा जापानी पार्क, जिसको जेट्रो पार्क भी कहते हैं। जापानी पार्क मतलब जापान एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जेट्रो का मतलब जापान एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 2 जेट्रो पार्क या फिर जापानी पार्क बने हुए हैं। कौन कौन से? एक तो हमारे नीमराणा अलवर में। कहाँ पे? नीमराणा अलवर में। और राजस्थान का पहला जापानी पार्क है ये क्या? राजस्थान का पहला जापानी पार्क है, जिसको जेट्रो पार्क भी कहते हैं। दूसरा आता है हमारे घिलोट अलवर के अंदर। ये राजस्थान का दूसरा जापानी पार्क है। कौन सा? घिलोट अलवर का। फिर आता है आपके कोटरा पार्क। कोटरा पार्क का मतलब कोरिया ट्रेड इन्वेस्टमेंट एजेंसी। कौन सी? कोरिया ट्रेड इन्वेस्टमेंट एजेंसी। और ये अभी हमारे कहाँ? घिलोट अलवर के अंदर है। कहाँ पे? घिलोट अलवर में। और राजस्थान का पहला कोटरा पार्क कहाँ पे? घिलोट अलवर में लगाया गया है। तीसरा आता है हमारा पार्क, कौन सा? सिरेमिक पार्क। ये सिरेमिक जोन भी कह सकते हैं। ये भी हमारे घिलोट अलवर के अंदर। सिरेमिक अर्थात जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, अर्थात ये मिट्टी के बर्तन, अर्थात जो
हमारे सिरेमिक होते हैं, जैसे चाय के कप होते हैं, केटलियाँ होती है, प्लेटें होती है, तो यहाँ निर्माण किया जाता है इसका। फिर आता है आपके होजरी पार्क। कौन सा? होजरी पार्क। तो होजरी पार्क आपके जो अलवर में चौंपकी नाम की जगह है, जिसको चूंपकी भी कह सकते हैं, चौंपकी भी कह सकते हैं। वैसे चौंप क्या होता है, जो दांतों के अंदर जो आभूषण होता है वो चौंप होता है, लेकिन ये चौंपकी है। ये कहाँ है? अलवर के अंदर। जो आपके होजरी पार्क है, ये वस्त्र उद्योग से संबंधित है। होजरी पार्क है, कपड़ों से संबंधित है। फिर आता है पुष्प पार्क। कौन सा? पुष्प पार्क। और ये पुष्प पार्क कहाँ पे? आपके खुशखेड़ा अलवर के अंदर। पुष्प पार्क कहाँ है? खुशखेड़ा अलवर के अंदर। अब इन्हीं चीज़ों को हम मैप के माध्यम से देखते हैं। मैप के माध्यम से देखें तो हमारे जो अलवर के अंदर कौन कौन से हैं, जैसे जापानी पार्क में आपके नीमराणा अलवर में, घिलोट अलवर में आपके जापानी पार्क है। कोटरा पार्क आपके घिलोट में, सिरेमिक पार्क आपके घिलोट अलवर में, होजरी पार्क आपके चौंपकी अलवर में, पुष्प पार्क आपके खुशखेड़ा अलवर में, और ऑटोमोबाइल पार्क कहाँ? पथरेड़ी अलवर में। कहाँ पे? पथरेड़ी अलवर के अंदर है। अब आगे हम बात करें, इन्हीं चीज़ों को डिटेल से देख लेते हैं। जो आपके ऑटोमोबाइल्स पार्क है, तो ये भी आपके पथरेड़ी अलवर के अंदर है। अब कुछ और पार्क है जो हम मैप के माध्यम से देखें, तो ये आपके कौन कौन से हैं, इसको जूम कर देता हूँ, थोड़ा सा जूम करके देखते हैं। तो आपके जो अपैरल पार्क है जगतपुरा जयपुर में है, सॉफ्टवेयर पार्क आपके कनकपुरा जयपुर में, और सूचना प्रौद्योगिकी पार्क या आईटी पार्क है ये आपके जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा। चार क्षेत्र कौन कौन से? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा। यहाँ पे आपके आईटी पार्क है, अर्थात सूचना प्रौद्योगिकी पार्क है। तो अब आता है आपके अपैरल पार्क। अपैरल पार्क की बात करते हैं, आपके जगतपुरा जो महल रोड है, तो यहाँ पे आपके अपैरल पार्क बनाया गया, और राजस्थान का पहला अपैरल पार्क ही यहाँ पे बनाया गया। फिर आता है सॉफ्टवेयर पार्क, जो इसको REIL कहते हैं, तो ये उसको मिनी रत्न का दर्जा भी दे दिया गया है। तो ये हमारे कनकपुरा जयपुर के अंदर है। फिर आपके आईटी पार्क की बात करते हैं, तो हमने देख लिया था वैसे तो मैप के अंदर, लेकिन और बात कर ले आईटी पार्क की। तो राजस्थान में कुल 4 आईटी पार्क है। कितने? 4 आईटी पार्क है, सूचना प्रौद्योगिकी पार्क है, जैसे आपके जयपुर, कोटा, उदयपुर और जोधपुर, इन 4 जगह पे आईटी पार्क की स्थापना की गई है। आगे बात करें, अगला पार्क हमारा स्टोन पार्क। कौन सा? स्टोन पार्क। तो स्टोन पार्क की बात करें तो राजस्थान में 4 स्टोन पार्क है। कितने? 4 स्टोन पार्क है। एक तो हमारे मंडोर जोधपुर में, विष्णुदा धौलपुर में, मासलपुर करौली और मडाना कोटा। कौन कौन से? मंडोर जोधपुर है, विष्णुदा धौलपुर, मासलपुरा करौली और हमारे मडाना कोटा में। तो राजस्थान में स्टोन पार्क, और राजस्थान स्टोन्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अगला आता है आपके कौन सा? मसाला पार्क। मसाला पार्क की बात करें तो राजस्थान में 2 मसाला पार्क है। कौन कौन से? मथानिया जोधपुर और रामगंज मंडी कोटा। तो परीक्षा में अभी जो सेट की परीक्षा हुई थी उसके अंदर ये सवाल पूछा गया था, रामगंज मंडी कोटा वाला, जो अभी 1-2 महीने पहले परीक्षा हुई थी। तो राजस्थान का पहला मसाला पार्क तो हमारा मथानिया जोधपुर है, और दूसरा मसाला पार्क कहाँ है? रामगंज मंडी कोटा में। फिर आता है हमारे एग्रो फूड पार्क। कौन सा? एग्रो फूड पार्क की बात करें तो राजस्थान में 4 एग्रो फूड पार्क है। कितने? 4 एग्रो फूड पार्क कार्यरत है। एक हमारे श्री गंगानगर, दूसरा भोरनाडा जोधपुर, तीसरा कोटा और चौथा अलवर। कौन कौन से हैं हमारे? श्री गंगानगर, भोरनाडा जोधपुर, कोटा और अलवर। यहाँ 4 जगह क्या है? हमारे एग्रो फूड पार्क है। और एग्रो फूड पार्क की बात करें तो ये सारे के सारे एग्रो फूड पार्क किसने बनाए? रिक्को के द्वारा बनाए गए। जो हमारे रिक्को है, तो रिक्को के द्वारा क्या चारों एग्रो फूड पार्क बनाए गए। फिर आगे आता है हमारा मेगा फूड एग्रो फूड पार्क। क्या था? मेगा एग्रो फूड पार्क की बात करते हैं तो राजस्थान में 2 तो केंद्र सरकार के द्वारा मेगा एग्रो फूड पार्क बनाए गए, और एक राजस्थान सरकार के द्वारा बनाया जा रहा है। तो राजस्थान में देखें तो रूपनगढ़ अजमेर के अंदर केंद्र सरकार ने 2018 में बनाना शुरू किया था, और ये बनकर तैयार हो गए। दूसरा हमारा पलाना बीकानेर है, तो ये केंद्र सरकार के द्वारा बनाया जा रहा है, लगभग बन ही गया है ये। तीसरा हमारा मथानिया जोधपुर है, ये हमारे राज्य सरकार के द्वारा बनाया जा रहा है। तो इस तरह हमने 3 मेगा फूड पार्क भी देख लिया। फिर आता है राजस्थान के जो औद्योगिक कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, अर्थात जहाँ पे सभी लगभग सभी चीज़ें एक ही जगह मिल जाएगी, उन्हें कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो राजस्थान में औद्योगिक कॉम्प्लेक्स की बात करें तो कहाँ कहाँ है हमारे? तो राजस्थान में औद्योगिक कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, एक आता है लेदर कॉम्प्लेक्स, एक आता है हमारा सिरेमिक कॉम्प्लेक्स, ऊन कॉम्प्लेक्स, पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स। तो मैप में देखें इनको, तो हमारा लेदर कॉम्प्लेक्स है तो मानपुरा माचेड़ी में, ऊन कॉम्प्लेक्स हमारे गोहना अजमेर, नर्बतखेड़ा अजमेर और ब्यावर अजमेर। ठीक है। फिर एक ऊन कॉम्प्लेक्स हमारे खारा बीकानेर में भी है।
सिरेमिक कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, ये भी हमारे खारा बीकानेर में, और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स हमारे पचपदरा बाड़मेर में। तो मैप से इनको याद कर सकते हैं, ये कॉम्प्लेक्स हमारे। तो पहला आता था हमारा कौन सा, लेदर कॉम्प्लेक्स, ये हमारा मानपुरा माचेडी है जयपुर के अंदर, वहाँ पे हमारे लेदर कॉम्प्लेक्स है। दूसरा हमारा सिरेमिक कॉम्प्लेक्स है, तो सिरेमिक कॉम्प्लेक्स खारा बीकानेर के अंदर है। तीसरा आता है हमारा ऊन कॉम्प्लेक्स, तो राजस्थान में क्या 4 ऊन कॉम्प्लेक्स है, एक तो हमारा खारा बीकानेर के अंदर, बाकी 3 कहाँ पे है, हमारे अजमेर में, जैसे हमारा गोहना अजमेर, नर्मदखेड़ा अजमेर, ब्यावर अजमेर, तो यहाँ पे क्या है, ऊन कॉम्प्लेक्स है चारों जगह। अगला आता है आपके पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, तो ये हमारे पचपदरा बाड़मेर में हमारी रिफाइनरी लगी हुई है, यहाँ पे क्या है, हमारा पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बनाया गया। फिर आता है हमारा राजस्थान की औद्योगिक नीतियों के बारे में। तो राजस्थान में कौन कौन सी औद्योगिक नीतियाँ हैं, तो हम इनके बारे में बात करें, कौन कौन सी औद्योगिक नीति, एमएसएमई नीति, हैंडीक्राफ्ट नीति और प्रोत्साहन नीतियाँ हैं, उनके बारे में बात करेंगे। पहले बात करें राजस्थान की औद्योगिक नीतियों के बारे में, तो पहली हमारी औद्योगिक नीति 1978 में आई थी। पहली औद्योगिक नीति कब आई थी, 1978 में आई थी। दूसरी हमारी औद्योगिक नीति आई थी 1991 में। तीसरी हमारी आई थी 1994, चौथी आई थी 1998, पाँचवीं की बात करें 2010 में, जिसे हम औद्योगिक एवं निवेश नीति भी कहते हैं। छठी औद्योगिक नीति हमारी 1 जुलाई 2019 को आई थी। जो हमारी लेटेस्ट औद्योगिक नीति है, ये कब आई थी, हमारी 1 जुलाई 2019 को आई थी। अब एमएसएमई नीतियों की बात करें, तो राजस्थान की एमएसएमई नीतियों की, तो पहली एमएसएमई नीति 20 नवंबर 2015 को आई थी। कब, 20 नवंबर 2015 को पहली। दूसरी की बात करें तो 17 सितंबर 2022 को दूसरी एमएसएमई नीति आई थी, जो लेटेस्ट वाली 17 सितंबर 2022 की। अब 17 सितंबर 2022 को जो एमएसएमई नीति आई थी, उसका क्या लक्ष्य थे, तो इस नीति के बारे में छोटी छोटी जानकारी ले लें। इसके तहत हमें क्या है, 10,000 करोड़ रुपए का निवेश करना था और 20,000 क्या करने था, नई एमएसएमई इकाइयों की स्थापना करनी थी। इसके जरिए हमें क्या करना था, 1 लाख लोगों को रोजगार के अवसर पैदा करने थे, अर्थात 1 लाख लोगों को रोजगार देना था। अब जब नीति आई थी, तो उस समय राजस्थान की उद्योग मंत्री कौन थी, शकुंतला रावत। कौन, शकुंतला रावत, कांग्रेस सरकार के समय उद्योग मंत्री थी। और इन्होंने ये जो एमएसएमई नीति क्यों लेके आई थी, ये चाहते थे कि हमारे राजस्थान के अंदर निर्यात तो बढ़े बढ़े, साथ ही साथ एमएसएमई का योगदान हमारे जीडीपी के अंदर, स्टेट जीडीपी इसके अंदर भी हो। फिर उनके अनुसार क्या है, जो एमएसएमई यूनिट की स्थापना और प्रमोशन के लिए जो 5 साल का रिलैक्सेशन पीरियड दिया गया है, अर्थात जब आप उद्योगों की स्थापना करते हो तो 5 साल तक आपको लाइसेंस की तो ज़रूरत पड़ती है, लेकिन आपको जो बार बार सर्वे करवाने की, बार बार जांच करवाने की ज़रूरत नहीं है। पहले ये रिलैक्सेशन पीरियड 3 साल का था, लेकिन इसको बढ़ा के 5 साल का कर दिया गया। अब ये जो हमारी जो एमएसएमई पॉलिसी आई, इससे क्या होगा, जो हमारे औद्योगिक क्षेत्र में तो वृद्धि होगी, साथ ही साथ जो हमारे शिल्पकार है, दस्तकार है, कारीगर है, इनके भी रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। क्या होंगे, इनके भी रोजगार के अवसर बढ़ते हैं इससे। आगे बात करें हम, तो इससे क्या होगा, राज्य का जो स्टेट जीडीपी है ये बढ़ेगा, साथ ही साथ निर्यात में भी बढ़ावा होगा। एमएसएमई नीति से क्या होगा, जो हमारे राजस्थान में अनुकूल नियामक वातावरण तैयार होगा, जिसके लिए क्या, जितने वित्तीय तकनीकी सहायता की जरूरत पड़ेगी, तो राजस्थान सरकार के द्वारा दी जाएगी। अब इस नीति में क्या, शून्य दोष शून्य प्रभाव, जिसको कहते हैं जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट, ZED, ये सर्टिफिकेट देने के लिए 9,000 एमएसएमई इकाइयों को चुना गया है। तो इस तरह हमने देख लिया जो हमारे एमएसएमई नीति थी। अगली आती है हमारी राजस्थान हैंडीक्राफ्ट नीति। राजस्थान हैंडीक्राफ्ट नीति की बात करें, तो राजस्थान में वर्तमान में एक हैंडीक्राफ्ट नीति है, जो 17 सितंबर 2022 को जारी की गई थी। अब इसकी बात करें, तो राजस्थान हैंडीक्राफ्ट नीति 2022 ये हस्तशिल्प उद्योग की पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए और नई नौकरियों को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई है। यह क्या, सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने, पारंपरिक कला और शिल्प के पुनरुद्धार के लिए निवेश को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई है। यह राज्य में क्या, हस्तशिल्प निर्यात को बढ़ावा देने का काम करती है। किसका, हस्तशिल्प निर्यात को बढ़ावा देने का कार्य करती है। इस नीति से हस्तशिल्प क्षेत्र के लिए आवश्यक और बुनियादी ढांचा है, इसको मजबूत करना और आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने की उम्मीद है। किसकी, हस्तशिल्प नीति की। अब ये नीति क्या करेगी, राजस्थान के जो हस्तशिल्प उत्पाद है उनको निर्यात योग्य बनाएगी और उन्हें क्या, रणनीतिक विपणन के माध्यम से क्या, दुनिया के सामने प्रतिष्ठित दर्जा हासिल करने में हमारी मदद करेगी। यह नीति क्या करेगी, हर साल राष्ट्रीय स्तर के हस्तशिल्प सप्ताह आयोजित करेगी और इसके लिए जो कारीगर है उनको इससे क्या होगा, सशक्तिकरण होगा। ये नीति क्या करेगी, राज्य स्तरीय जो पुरस्कार है, राज्य स्तरीय पुरस्कार, ई मार्केटिंग, सामाजिक सुरक्षा, ऋण सुविधा, प्रदर्शन कार्यक्रम, ये सब उपलब्ध कराएगी
ये हस्तशिल्प उत्पाद बाजार में स्थायी रूप से जिससे मौजूद रह पाएंगे। फिर आता है इन प्रयासों से कपड़ा, धातु, लकड़ी, कालीन, मिट्टी के बर्तन, पेंटिंग, चमड़े के शिल्प, आभूषण उत्पाद, इन सबको उपलब्ध कराने वाले कारीगरों को विशेष रूप से इसमें लाभ होगा। इस नीति के तहत राजस्थान सरकार के द्वारा जो दस्तकार है अर्थात जो क्राफ्ट्समैन है, इनकी रक्षा के लिए हस्तशिल्प निदेशालय की स्थापना जयपुर में की गई। और इन सहायक गतिविधियों के साथ साथ नीति में अगले 5 सालों में 50,000 से ज़्यादा रोजगार उपलब्ध कराने की उम्मीद है। कितने? 50,000 से ज़्यादा रोजगार दिलवाए जाएंगे। अब राजस्थान का जो हस्तशिल्प उद्योग है इसकी बात करें तो ये राजस्थान में 6 लाख से ज़्यादा कारीगर काम करते हैं और शिल्पकार भी काम करते हैं। 2020-21 की बात करें तो हस्तशिल्प निर्यात 6,205 करोड़, जिसके अंदर 4,067 करोड़ रुपए तो जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए थे, 5,729 करोड़ रुपए कपड़ों से, 1,764 करोड़ रुपए रेडीमेड वस्त्र और 464 करोड़ रुपए कालीन और दरी से दुनिया में पहुंचे थे। तो इस तरह राजस्थान में हस्तशिल्प उद्योग का काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। फिर आगे हम बात करें राजस्थान की जो औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति है उनके बारे में, तो ये हमारे बात करें तो पहली औद्योगिक निवेश नीति अर्थात रिप्स पॉलिसी ये हमारे 2003 के अंदर आई थी, दूसरी हमारे 2010 में, तीसरी हमारी 2014 में, चौथी हमारी 2019 में और पाँचवीं कब आई थी? 7 अक्टूबर 2022 में। और लेटेस्ट कौन सी चल रही है? हमारे 7 अक्टूबर 2022 की लेटेस्ट कौन सी नीति चल रही है? 7 अक्टूबर 2022 की हमारी औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति चल रही है। अब इसकी बात करें जो हमारी नीति है 2027 तक लागू रहेगी, जो हमारी लेटेस्ट वाली है 2027 तक लागू रहेगी। और ये औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति है राजस्थान की नवीनतम औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति है। और इस नीति के क्या उद्देश्य हैं? हम क्या करेंगे? सेवा, विनिर्माण, उद्योग, इन तीनों में क्या हर साल 15% की बढ़ोतरी के प्रयास करेंगे। 2027 तक औद्योगिक क्षेत्र में हम क्या करेंगे? 10 लाख नए रोजगार विकसित करेंगे। साथ ही साथ जो ग्रीन ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा इसको प्रोत्साहन देंगे। तो इस तरह आज के लेक्चर में हमने क्या उद्योगों से संबंधित सारी जानकारी लेने का प्रयास किया। वैसे तो कितनी भी जानकारी ले लीजिए, सारी जानकारियाँ हमेशा कम ही रहती है, लेकिन हमारे जो एग्ज़ाम के उद्देश्य है तो उन उद्देश्य को पूरा करने के लिए इतनी जानकारी आपके लिए काफ़ी है। तो इन जानकारी को साथ ही साथ आप याद करते रहें, पेन और कॉपी साथ में रखें, रिवीजन करें बार बार। और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि जो हमारी मुहिम है इसको काफ़ी आगे तक बढ़ाया जा सके। यदि आपके कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। धन्यवाद।